back to this channel. So जैसा कि लास्ट यूनिट हमारी बहुत ही अच्छी रही, हमारी प्रोडक्शन यूनिट. सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर की अगर बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और चैप्टर का नेम क्या है हमारा? कॉस्ट. कॉस्ट हमारी कौन सी यूनिट है? सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट इन द सेंस फर्स्ट यूनिट में हमने क्या करा था अपना सप्लाई, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने अपना क्या स्टार्ट करा था? प्रोडक्शन, राइट. तो प्रोडक्शन के बाद अब हमारे को क्या स्टार्ट करनी है? हमारी सेकेंड यूनिट विद द नेम ऑफ कॉस्ट. सो जैसा कि कॉस्ट स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि कॉस्ट होता क्या? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हमारा कोई भी हमारा ऐसा एक्सपेंडिचर जो मैंने इंकर्ड करा है किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इन द सेंस कि कोई खर्चा करना जब आप एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो. फॉर एग्जांपल भाई, मैंने एक लेस का चिप्स प्रोड्यूस करा, उसको मैंने बेचा 10 रुपए का, उसमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, वो रखा 2 रुपए का. इट सिंपल मीन्स कि हमारा क्या हुआ कि मेरी जो कॉस्ट उसमें मैंने लगाई वो कितनी लगाई? 8 रुपए, राइट. तो मैंने क्या करा, एक क्या बात करनी है इस चैप्टर के अंदर, हमने वही बात करनी है कि किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप खर्चा करते हो उस एक्सपेंस को ही हमारा क्या बोला जाता है? कॉस्ट बोला जाता है, राइट. तो डेफिनेशन के अंदर ध्यान से देखिए, कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर incurred in producing a commodity. कॉस्ट हमारा एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमारा इंकर करा जाता है किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट. अब अगर बात करें, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ इन द सेंस कि अब अगर बात करें बिजनेस के अंदर, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बिजनेस है, राइट, उस बिजनेस के अंदर मेरे खर्चे जो है वो 2 तरीकों के होते हैं. 2 तरीकों के इन द सेंस कि अगर मेरे को अपनी प्रोडक्शन पॉसिबल करनी है तो प्रोडक्शन पॉसिबल करने के लिए मुझे कुछ तो काम खुद से करने पड़ेंगे, उसका पे मैं खुद से करूंगा, और कुछ मुझे यह करने पड़ेंगे प्रोडक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए, कुछ और काम मेरे को किसी और से भी करवाने पड़ेंगे. किसी और से इन द सेंस कि मैं बाहर से कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं, किसको करने के लिए? ताकि मेरे गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो पाए, राइट. तो अगर कॉस्ट की बात करें तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी 2 कैटेगरीज के अंदर होती है बेसिकली. फर्स्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. क्या बात करी हमने? कॉस्ट हमारी 2 तरीकों की होती है, एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्स मतलब बाहर का खर्चा. मैंने क्या करा, फॉर एग्जांपल मेरी एक बिजनेस यूनिट है, अपनी प्रोडक्शन को पॉसिबल करवाने के लिए मैंने बाहर के लोगों का यूज करा, और उन बाहर के लोगों का यूज करने से जो, अब मैंने सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी कुछ रिसीव कर रहा हूं तो मुझे पे बैक तो करना पड़ेगा. तो मैंने क्या करा, हम एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल क्या लिया कि मैंने अपनी कंपनी या फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर्स को अपॉइंट करा. अब जो वो लेबर्स है वो यहां पर आए, उन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करा और उसके बेस पर मैंने उनको क्या करा, उनके वेजेस पे कर दिए. अच्छा, ये हमारे क्या एक्सपेंडिचर है? ये मैंने नहीं करा, ये मैंने किसी और से करवाए. अब मैंने किसी और से करवाए हैं, वो मेरे बिजनेस की यूनिट नहीं है, वो क्या है? मेरे बिजनेस के बाहर का पार्ट है. तो जब भी आप कोई अपना ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हो किसी बाहर वाले को, तो वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? एक्सप्लिसिट cost. So whenever the expenditure is incurred outside the business considered as an explicit cost. तो define में देखिए, it is the actual money expenditure on inputs made to outsider for giving their factor services. क्या मतलब हुआ कि आपने कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स इंकर करे कि बिजनेस के अंदर हमारा क्या हुआ था, मैंने अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बाहर से सर्विसेज ली, और बाहर से सर्विसेज लेने के लिए जो मैंने उनको मनी पे करा, क्या पे करा? मनी पे करा. वो एक्सपेंडिचर मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट. फॉर एग्जांपल वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, कि मैंने अपनी प्रोडक्शन को पॉसिबल करने के लिए बाहर से लेबर उठाए थे, एम्प्लॉयज लाया था, तो अगर मैं उनको सैलरी या वेजेस कुछ भी पे कर रहा हूं तो वो मेरे एक्सपेंडिचर जो है, वो मेरी कॉस्ट कौन सी होगी? एक्सप्लिसिट, मतलब बाहर की कॉस्ट बिजनेस के, राइट. सेकेंड वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट.
सेकेंड कॉस्ट कौन सी हमारी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से देखिएगा, सच कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। सेल्फ सप्लाइड इन द सेंस की जो मैंने खुद से प्रोवाइड करना है, खुद से प्रोवाइड इन द सेंस की मैंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर कैपिटल की फॉर्म में। हर साल बिजनेस मुझे उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। सिंपल सी बात है, अगर मैंने पैसा लगाया है तो कुछ तो मैं भी उससे रिसीव करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर ने पूरा साल बिजनेस के अंदर मेहनत करी, दिन रात एक करा उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के, तो उस पे जो उसको प्रॉफिट होगा वो भी हमारा क्या होगा? सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो मेरी इनकम है, लेकिन मेरी फर्म के लिए क्या होगा? मेरा एक्सपेंस। तो कहने का मतलब क्या है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो सेल्फ सप्लाइड वर्कर को दी जाती है। मतलब इनसाइड द बिजनेस आपके वो खर्चे, वो सारे खर्चे जो आपके अपने बिजनेस के पार्ट होंगे, अपने बिजनेस के पार्ट इन द सेंस जो आप अपने बिजनेस के अंदर जो एंगेज्ड है उन लोगों को प्रोवाइड करवाओगे, तो वो कॉस्ट हमारी कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये तो आपको पता ही होगा कि एक मेंबर बिजनेस के और फर्म को क्या माना जाता है? अलग माना जाता है। तो फर्म के बेस पर अगर हम सोच के चले कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पूरे साल मेहनत करी है तो उसका प्रॉफिट अगर मेरे को मिल रहा है, तो वो जो पैसा जा रहा है वो क्या होगा? हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। बस एक चीज हमारे को ध्यान रखनी है कि जो हमने पढ़ा ये हमारा क्या है? एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। मनी एक्सपेंडिचर का मतलब जहां पर उन्होंने वो चीज मुझे कैश में बकायदा पे करी। बस इसके अंदर क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर जो मैंने पैसा लगाया उससे वो पैसा इंटरेस्ट आने से मेरा कैपिटल और बढ़ गया। तो इसके अंदर क्या होता है? आप एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर पे नहीं कर रहे हो। इट्स अप टू यू, आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, बट अभी अगर फर्म क्या कर रही है? आपकी कैपिटल को एक तरह से इंक्रीज कर रही है, वो भी आपका ही पैसा है। तो इन शॉर्ट सिंपल है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हमारे जितने भी बिजनेस के बाहर के खर्चे हैं, अपने काम किसी और से करवा रहे हैं, तो वो कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उनको पे करेंगे तो बाहर का खर्चा। और अगर मैं खुद ही सेल्फ सप्लाइड, अगर मैं खुद से कोई सर्विसेज दे रहा हूं और उसका चार्ज वो ले रहा हूं, तो मैं बिजनेस का पार्ट हूं, वो इनसाइडर कॉस्ट है, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये तो हमारा क्या चल रहा है अभी? हाफ पोर्शन। अब हमें क्या करना है? एक सिंपल सी डेफिनेशन करनी है, और डेफिनेशन का नेम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन होती है। यहां पर ध्यान से देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है और उस फार्मर के पास दो चॉइसेस है, या तो वो क्या करे? 50 क्विंटल्स ऑफ राइस बना सकता है, या फिर 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है। और फार्मर ने चूज करा है कि वो 50 क्विंटल ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगर फार्मर वो 50 क्विंटल ऑफ राइस को चूज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करना पड़ेगा? फॉरगिव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना इन द सेंस कि वो 40 क्विंटल ऑफ व्हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और दो ऑप्शंस में से जब आप एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फॉरगॉन करते हो, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि फार्मर के पास दो चॉइस थी, 50 क्विंटल ऑफ राइस एंड 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। उसने क्या करा? 50 क्विंटल्स ऑफ राइस को चूज करा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट को क्या करना पड़ेगा? फॉरगॉन करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है विद एन एग्जांपल। आपको इसके अंदर शॉर्ट में बताया जा रहा है, बाकी नोट सारे मेंशन है। अगर कुछ भी आपको चाहिए इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस कि हमारी जो कॉस्ट है वो अब क्या है? पार्ट शॉर्ट रन कॉस्ट। क्या है हमारी? शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट मेरी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर ध्यान से देखिए, पहले हमारी क्या है? सॉरी, एक है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट
which do not vary directly with the level of output. फिक्स कॉस्ट हमारी एक ऐसी परमानेंट सोर्स ऑफ कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, राइट। अब मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो सिंपल सी बात है, मैं किसी से अगर बिल्डिंग रेंट पर ले रहा हूं तो मुझे उस बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ेगा, राइट। ये हमारी क्या है, वो रेंट मेरे लिए क्या होना चाहिए, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो एकेडमी का लैंडलॉर्ड है वो मेरे से ये नहीं पूछेगा कि आपके पास एक बच्चा बैठा है, 2 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। अगर उनकी कॉस्ट 25,000 रुपीज पर मंथ है तो वो मेरे से पर मंथ क्या करने वाले हैं, 25,000 चार्ज करने वाले। चाहे वहां पे 100 बच्चा बैठा हो, चाहे वहां पे 500 बच्चा बैठा हो, चाहे वहां पे एक बच्चा भी ना बैठा हो, अगर मेरी प्रोडक्शन, या फिर मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं वहां पर एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा, तब भी मेरे से जो मेरा लैंडलॉर्ड है वो मेरे से वही चार्ज करेगा जो वो चार्ज करना चाहता होगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, हमारी वो कॉस्ट जो हमारी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। आउटपुट को आप क्या ले सकते हो, स्टूडेंट, कॉस्ट को क्या ले सकते हो, रेंट। तो आपका खर्चा ना तो बच्चों के बढ़ने से बढ़ेगा और ना ही बच्चों के बढ़ने से क्या कहते हैं, कम होने से वो कम होगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, which do not vary with the level of output, जो हमारे आउटपुट के चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होते। अब इसका शेड्यूल देखिए। आउटपुट को आप ले सकते हैं स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4। जब स्टूडेंट 0 थे तब भी टीएफसी क्या था, 12। सेकेंड जब एक स्टूडेंट आया तब भी कॉस्ट 12, 2 स्टूडेंट आए तब भी कॉस्ट 12, 3 स्टूडेंट्स आए तब भी कॉस्ट 12, 4 स्टूडेंट आए तब भी कॉस्ट 12। इसीलिए जो हमारा ग्राफिकल है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि हमारी जो टीएफसी है ये मेरा आउटपुट है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 4, 8 and 12। तो ये हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो रही है, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी क्या है, मेरी कांस्टेंट है 12 रुपए। तो उन्होंने आपको क्या बताया कि ग्राफिकल के अंदर भी हमने क्या शो करा कि मेरे आउटपुट के चेंज होने की वजह से मेरी कॉस्ट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी आउटपुट के साथ चेंज होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नोट्स का खर्चा है, नोट्स का खर्चा इन द सेंस जितने बच्चे बढ़ेंगे नोट्स का खर्चा उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और जितने बच्चे कम होंगे उतना ही मेरे नोट्स के एक्सपेंसेस क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली with the level of output, with the level of output in the sense जैसे ही जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। एक बच्चा है 10 रुपए खर्चा नोट्स का, 2 बच्चा है 20, 3 बच्चा है 30, 4 बच्चा है 40, 5 बच्चा है 50, 60 बच्चा है 60। तो जितना क्या होगा आउटपुट इंक्रीज होगा उससे कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज, और जितना आउटपुट डिक्रीज होगा उससे कॉस्ट भी क्या होगी, मेरी डिक्रीज। इसलिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, which directly changes with the change in the output level. As you seen in the schedule, our output is 0. अब ध्यान से देखिए, जब आउटपुट फिक्स कॉस्ट में 0 था मैंने वहां तब भी कितने रुपए पे करते, 12 रुपए पे करे थे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट मेरी क्या थी, फिक्स, जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। यहां पर क्या है, जब कोई बच्चा है ही नहीं तो सिंपल सी बात है मेरे नोट्स का खर्चा भी कुछ नहीं होगा, राइट। अब एक बच्चा आया 6 रुपए खर्चा हुआ नोट्स का, 2 बच्चा है 10 रुपए स्टार्ट हो गया, 3 बच्चा है 15 रुपए स्टार्ट हो गया, 4 बच्चा है 24 रुपए स्टार्ट हो गया, 5 बच्चा है 35 रुपए होना शुरू हो गया खर्चा। इसीलिए हमारा जो ग्राफिकल है इसका, तो ग्राफिकल भी क्या है हमारा, एस शेप। एस शेप क्यों है, क्योंकि पहले ये हमारा इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट के साथ और उसके बाद हमारा
आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो आपको अगर कर्व के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन आ भी जाए तो आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करने वाला टीवीसी कर्व इज एस शेप बिकॉज द आउटपुट फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एट लास्ट ये हमारा क्या हुआ टॉपिक। अब तक क्या पढ़ा था हमने, बहुत सिंपल फॉर्मेट करा। कॉस्ट, ऐसा खर्चा किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद सिंपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कोई भी खर्चा जो हमने आउटसाइड द बिजनेस करा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट सेल्फ सप्लाई, अपने इनसाइडर मेंबर को अगर आप कोई अमाउंट पे कर रहे हो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट। आफ्टर दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इन द सेंस कि अगर आपके पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, अगर आप नेक्स्ट एक बेस्ट को चूज कर रहे हो तो अपने नेक्स्ट को आप क्या कर रहे हो, फॉरगॉन कर रहे हो। वो हमारा क्या होगा, सिंपल जो फार्मर का आपको एग्जांपल दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हमने करा अपना फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो हमारी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। एग्जांपल मैंने आपको बताया आपका रेंट। आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट व्हिच डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा कॉस्ट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आउटपुट डिक्रीज होगा कॉस्ट डिक्रीज होगी। लास्ट एट लास्ट इस टॉपिक को करने के बाद एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज फिक्स कॉस्ट नॉट वेरी विद आउटपुट। हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ वेरी क्यों नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है वो एक परमानेंट कॉस्ट होती है। परमानेंट कॉस्ट इन द सेंस, अगर मैं आपको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बिजनेस के अंदर दो तरीकों के लोग होते हैं। मुझे एक ऐसे होते हैं जो परमानेंट सोर्स ऑफ मैनेजर है, जिन्होंने कंपनी को चलाना है। तो बेटा अगर मेरे को एक कंपनी के अंदर मेरा मेन रोल है तो सिंपल सी बात है, कंपनी की प्रोडक्शन अगर जीरो भी होगी ना तो वो मेरे को पूरी सैलरी देंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम के अंदर इस कंपनी को रन करने के लिए हमारे को इस मैनेजर की नीड है। तो ये मैनेजर मेरे लिए क्या होगा, एक परमानेंट मैनेजर होगा, जिसे मेरे को आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मैं इसको सैलरी उतनी ही दूंगा जितनी मैं उसको पर मंथ ऑफर करता हूं। इसीलिए हमारे फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं होते आउटपुट के साथ, क्योंकि ये हमारे परमानेंट सोर्स ऑफ एक्सपेंस होते हैं। राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिफरेंशिएट अ कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब आप मुझे बताइए कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉस्ट को कि ये फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है। बहुत सिंपल है, अभी बताया मैंने आपको। अगर मेरी कॉस्ट देखो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं बहुत सिंपल नोट में बताऊं ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है परमानेंट बेस पर, तो आपकी प्रोडक्शन अगर जीरो भी हो जाए तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, उन्हें फुल सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी। बट अगर आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा, फॉर एग्जांपल हायर्ड लेबर्स, मुझे जब प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है तो मैं उन हायर्ड लेबर्स को बुला लेता हूं, तो उनमें क्या है, उस सिचुएशन में वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी वेरिएबल कॉस्ट। जब मेरी प्रोडक्शन जीरो होगी तो मैंडेटरी नहीं है, क्यों, मैंने उनको परमानेंट रखा ही नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए क्या है, टेम्परेरी एग्रीमेंट है। जब मेरे को जरूरत है मैं उन्हें बुला लूंगा, जब मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तो अगर आपका परमानेंट सोर्स ऑफ अगर वो आपका परमानेंट सोर्स ऑफ एग्रीमेंट है तो सिंपल आपकी कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट, और अगर वो आपका टेम्परेरी है तो सिंपल सी बात है वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। राइट। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारी डेफिनेशंस कवर करनी है। विद इन 3 वीडियोस हम क्या कर लेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। राइट। बहुत हमें क्या करना है, बहुत इजी लेके चलना है, हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। जिस चीज की भी आपको नीड है, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, कुछ भी आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पुट ऑन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, प्लीज जाकर बेल आइकन में सब्सक्राइब कीजिए।